प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक उसको कभी भी मेरे को दे देगा, और वो बदले में क्या कीमत लेगा उसकी? नहीं, वो क्या लेगा? वो केवल और केवल मेकिंग। यहां पर मेरा और आपका जो रिलेशन है ना, वो कैसे हो गया भैया? उससे कार की वैल्यू निकलवाएंगे और वो डिसाइड करेगा, वो जो भी कीमत डिसाइड। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से JNG 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने सोगा स्टार्ट किया था और मैंने आपको बोला था सोगा से ही होगा, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 1 हम लोग कर रहे थे और यूनिट 1 में हम लोगों ने समझा था कि सेल का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, गुड्स कितने तरह के होते हैं, डिलीवरी कितने तरह की होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में समझी थी। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे का सेशन और कोशिश करेंगे इस वाली यूनिट को हम लोग आज ही खत्म करें। है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब जब गुड्स कहीं बाहर भेजे जा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली से मुंबई गुड्स भेज रहे हैं, तो किसी ना किसी रेलवे से भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, ट्रक से भेजेंगे, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उससे भेजेंगे। तो जब भी हम रेलवे के थ्रू गुड्स भेजते हैं तो रेलवे रिसिट इशू होती है, ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो इशू करता है, उसको कुछ बिजनेस की लैंग्वेज में कुछ लोग बिल्टी बोलते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह से अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है। जिसका नाम उसके ऊपर लिखा होता है, जिसका नाम उसके ऊपर लिखा होता है, उसी के पास में गुड्स को कंट्रोल करने का राइट होता है। और उसी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो रेलवे रिसिट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बिल्टी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का कोई सर्टिफिकेट हो, उसको ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोला जाता है। जिसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है उसके पास में राइट होगा कि गुड्स पे कंट्रोल उसका होगा। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी ओनरशिप को डिफाइन कर रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी ओनरशिप को डिफाइन कर रहा है। ओनरशिप को डिफाइन कर रहा है, उस पर आपका पूरी तरीके से कंट्रोल है या नहीं है, उसको डिफाइन नहीं कर रहा, उसमें बस केवल इतना लिखा हुआ है कि हाँ भाई इनके पास में ओनरशिप है। भले ही आपके पास में ओनरशिप है लेकिन आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज करो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट क्या है? शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम लिखा होता है उसको ओनर माना जाता है। लेकिन क्या शेयर सर्टिफिकेट हम ऐसे ही ट्रांसफर कर सकते हैं? मेरे पास में शेयर सर्टिफिकेट है, मैंने आपको उठाया और उठा करके दे दिया, तो क्या वो शेयर्स आपके नाम पे ट्रांसफर हो गए? नहीं। शेयर्स को ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस होता है। कई बार होता है कि शेयर्स के ट्रांसफर करने को लेकर के कंपनीज रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, पार्टली पेड अप शेयर है, आप नहीं बेच सकते, कंपनी ने डील लगाया हुआ है, बहुत सारी चीजें, सारी चीजें आप सीए इंटर में पढ़ोगे, अभी खैर इस पे दिमाग नहीं लगाना है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये दोनों में फर्क होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या है कि आपके पास में गुड्स का पोजीशन, गुड्स पे कंट्रोल करने का राइट है, इसको निगोशिएट किया जा सकता है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। दोनों में अगर फर्क पूछा जाए ना, तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकता, जबकि जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है इसको हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम इंडोर्स कर सकते हैं। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप पढ़ोगे अभी, इंडोर्स करना, उसको इंडोर्स किया जा सकता है ना। तो यही होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। एक बार देखते हैं फटाफट से, देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स फॉर ऑथराइजिंग और पपोर्टिंग टू ऑथराइज आइदर बाय इंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। या तो इंडोर्समेंट के थ्रू ऑथराइज किया जा सकता है या डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। जो भी पजेसर ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट को होल्ड कर रहा होगा, द पजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड, एग्जाम्पल बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट,
रेलवे रिसिट, वारंट एंड ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ओवर द गुड्स। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या है? बेसिकली वो साबित करता है, वो प्रूफ होता है, वो एक एविडेंस होता है कि जिसका नाम भी उसके ऊपर लिखा हुआ है उसके पास में गुड्स को अपने पोजीशन में रखने का, अपने कंट्रोल में रखने का राइट है, और ये केवल डिलीवरी से या इंडोर्समेंट से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी, सेक्शन 2 क्लॉज 11। सेक्शन 2 क्लॉज 11 बताता है प्रॉपर्टी, और मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी को बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो ओनरशिप इन गुड्स होती है। वो दो तरीके की है, एक जनरल प्रॉपर्टी, ओनरशिप इन गुड्स एक जनरल प्रॉपर्टी होती है, और एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं, पढ़ा होगा मॉड्यूल में। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब जनरल ओनरशिप, नॉर्मल ओनरशिप, ऑर्डिनरी ओनरशिप। मेरे पास में गुड्स हैं, गुड्स को अपने पोजीशन में रखने का राइट है, गुड्स की ओनरशिप मेरे पास में, गुड्स को लेकर के एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मेरे पास में, उसको बोला जाएगा जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जैसे मैंने गुड्स किसी के पास में गिरवी रखे, गुड्स किसी के पास में प्लेज किए, अभी हम लोग प्लेज पढ़ करके आए ना, मेरे पास में गोल्ड है, मैंने गोल्ड को उठा करके प्लेज कर दिया पौनी के पास में। अब पौनी के पास में या प्लेजी के पास में गुड्स हैं, तो उसके पास में उस गोल्ड को लेकर के क्या बोला जाएगा? इसके पास में स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसके पास में बेचने का भी राइट है, और जब तक मैं उसको पैसे नहीं देता हूं वो उस प्रॉपर्टी को अपने पास में रिटेन भी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी। तो जनरल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी से अलग होती है, क्यों? क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी में रियल ओनरशिप, एब्सोल्यूट ओनरशिप आपके पास में, उस पर कंट्रोल करने का राइट भी आपके पास में, जब चाहे तब उसको बेच दो, कोई भी कंडीशन नहीं लगी रहती। जबकि स्पेशल प्रॉपर्टी के केस में कंडीशनल होता है, केवल ये आपके पास में तब तक रहेगी जब तक सामने वाला आपको लोन रीपे नहीं कर देता। हाँ, कुछ सर्कमस्टेंसेस में आप इसको बेच भी सकते हैं। अगर पॉनर पौनी को लोन वापस नहीं करेगा तो पौनी अपने पैसे रिकवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, तो इस वजह से उसको बोला जाता है स्पेशल प्रॉपर्टी, है ना। उसके बाद में सेक्शन 2 क्लॉज 10 है, ये प्राइस के बारे में बताता है। तो ये मैंने आपको ये चीज बताई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो जो सेक्शन 10 की एसेंशियल कंडीशंस है वो भी पूरी होंगी। सेक्शन 10 की जो एसेंशियल कंडीशन है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या है? कंसीडरेशन। मेन एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का होना जरूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी हमको बदले में मिले उसको कंसीडरेशन मान लेते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए कंसीडरेशन है। लेकिन सेल ऑफ गुड्स कहता है कि भाई कंसीडरेशन में प्राइस होना जरूरी है, मनी होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, बगैर पैसे के कुछ नहीं। ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। बार्टर सिस्टम यहां पर अलाउड नहीं है। अगर गुड्स के बदले में गुड्स मिल रहे हैं तो उसको बार्टर सिस्टम बोला जाएगा, उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना। तो देखो, मनी कंसीडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स expressed in monetary terms, essential requirement to make a contract of sale of goods। तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए प्राइस का होना और प्राइस में मनी का होना जरूरी है। नेक्स्ट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इसको भी एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस है। सेक्शन 4 देखो, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, यानी कि ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? जहां पर सेलर एग्री कर रहा है कि हम गुड्स की जो ओनरशिप है वो प्राइस के बदले में हम बायर को ट्रांसफर करेंगे, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मोड फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स मे बी आइदर थ्रू सेल और एग्रीमेंट टू सेल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। एग्रीमेंट टू सेल देख लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कल, वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम। अभी मैंने क्या बताया था कल? अभी केवल और केवल एग्रीमेंट हो रहा है, सेल कब होगी? सेल होगी फ्यूचर में।
जब सेल होगी तो उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तभी डिलीवरी भी होगी, तभी ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी, सब कुछ तभी होगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, अभी केवल और केवल एग्रीमेंट हो रहा है, अभी सेल नहीं हो रही है। ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, है ना। तो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, तो जब कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी फ्यूचर में, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, पहले एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है। और ज्यादातर जो फ्यूचर गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स के केस में एग्रीमेंट टू सेल ही होता है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलेप्सेस और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। तो अगर कोई भी टर्म्स और कंडीशंस हैं, तो जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी, जब वो फुलफिल हो जाएंगी, उसके बाद में एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, यानी कि जब एक्चुअल सेल हो जाएगी तब जाकर के उसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तब तक उसको एग्रीमेंट टू सेल ही बोलेंगे। यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए, इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, है ना। कोई भी पॉइंट नहीं आता है तो फिर पूछिएगा। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिस्ट, तो दो पार्टीज होनी चाहिए 100%, बायर और सेलर। कंसिडरेशन प्राइस इन मनी होना चाहिए। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, जहां पर कोई भी टर्म्स और कंडीशन ना लगी हो, और कंडीशनल भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होंगे, और गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फुलफिल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज ओनरशिप टू टेक प्लेस। बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक उसको कभी भी सेल नहीं माना जाएगा। अब देखो आगे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, जैसे सेल और कुछ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे सेल है और हायर परचेज है। सेल और हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज एक तरह का बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हायर परचेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट। कैसे? जब हम लोग किसी भी चीज को इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, वैसे इंडिया में हालांकि हायर परचेज बहुत ज्यादा नहीं चलता है, ठीक है। इंडिया में हम लोग कार वगैरह खरीदते हैं, बाइक वगैरह खरीदते हैं, तो वो हाइपोथिकेशन में होता है। हायर परचेज में क्या होता है? जिसमें सेलर बायर को गुड्स देता है, और इस कंडीशन पे गुड्स देता है कि उसको ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब वो पूरी की पूरी पेमेंट कर देगा। उसकी जो भी पेमेंट होती है ना, वो मंथली इंस्टॉलमेंट में बांध दी जाती है, और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ओनरशिप ट्रांसफर होगी। और ये बायर के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए, चाहे तो ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर ना करवाए। अब मैंने क्या बोला? चाहे तो ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए या ना करवाए। इसका मतलब उसके पास में ऑप्शन है कि वो पूरी इंस्टॉलमेंट दे या ना दे। यानी कि हायर परचेज के केस में बायर के पास में ऑप्शन होता है कि वो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, सेलर को गुड्स वापस कर सकता है और बोल सकता है कि भाई इसकी ओनरशिप मुझे ट्रांसफर नहीं करानी है। और जब पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी तो बायर के नाम पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। दिस इज द केस ऑफ हायर परचेज। अब हायर परचेज में डिलीवरी तो हो रही है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। डिलीवरी हो रही है, वॉलेंट्री पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इस वजह से इसको बोलते हैं बेलमेंट। ये एक तरीके का बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिलीवरी जा रही है। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो बायर अगर चाहे तो अपने नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर करवा सकता है। अगर उसने ओनरशिप ट्रांसफर करवा ली तो वो गुड्स वापस नहीं होंगे सेलर को, और अगर उसने नहीं करवाई तो वो गुड्स वापस से सेलर के पास में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना? जैसे सपोज करो कि मैंने कार खरीदी 10 लाख रुपए की, सेलर ने मुझसे बोला कि 1-1 लाख रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट है। जब आप फाइनल इंस्टॉलमेंट दोगे कार की ओनरशिप तब आपको ट्रांसफर होगी, तब तक कार की ओनरशिप मेरी है। अब जब मैं 10वीं इंस्टॉलमेंट दे दूंगा उसके बाद में सेलर ओनरशिप को मेरे को ट्रांसफर करेगा, तब जाकर के उस कार पे एब्सोल्यूट ओनरशिप मेरी होगी। और जब तक मैं उसके पैसे नहीं देता तब तक केवल और केवल पोजीशन मेरे पास में रहेगा, लेकिन ओनरशिप सेलर की होगी। दिस इज केस ऑफ हायर परचेज, है ना। देखो एक बार
इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें टाइमिंग क्या होती है ओनरशिप ट्रांसफर करने की? सेल में तो इमीडिएट हो जाता है, लेकिन इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में। इसमें पार्टीज की पोजीशन क्या होती है? यहां पर बायर ओनर बन जाता है, लेकिन यहां पर जो हायरर होता है वो बेली की तरह से होता है जब तक फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता, टिल द फाइनल पेमेंट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई बायर यहां पर टर्मिनेट नहीं करवा सकता। से अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, तो उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा सकते हो, लेकिन यहां पर हायरर के पास में, हायरर का मतलब बायर है, हायरर में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स, वहां पर वो गुड्स को वापस करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करा सकता है। रिस्क किसका होगा? अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो रिस्क किसका होगा? सेल के केस में सेलर का होगा, सेल के केस में सेलर का होगा। लेकिन हायर परचेज के केस में कोई दिक्कत नहीं है, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो भी गया तो भी क्या दिक्कत है? ओनरशिप तो सेलर के पास में, गुड्स वापस से सेलर को मिल जाएंगे। तो ओनर टेक्स नो रिस्क एंड हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तो देखो यहां पर सेल के केस में, सेल के केस में क्या बायर गुड्स को रीसेल कर सकता है? बिल्कुल रीसेल कर सकता है, वो अपनी ओनरशिप को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन हायर परचेज में जब तक आप फाइनल पेमेंट नहीं दे देते तब तक आप गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर, हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर। अगर कोई गुड फेथ में भी ले रहा है ना तो भी आप नहीं दे सकते, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। रीसेल, बायर कैन, यहां पर बायर कर सकता है, यहां पर हायरर नहीं कर सकता जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट हो नहीं जाती। तो ये डिफरेंस है आपका इसमें सेल और बेलमेंट। सेल और बेलमेंट आप पढ़ना, बेलमेंट आपने पढ़ा ही हुआ है, सेल आपने पढ़ा ही हुआ है ना। सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर एक बार समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर का मतलब क्या होता है? यहां पर गुड्स को बेचा नहीं जाता है, यहां पर सेल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर रहा हूं, लेकिन केवल और केवल आपकी वर्क, आपकी लेबर स्किल का फायदा उठाने के लिए। यहां पर प्राइस पे नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर होते हैं ना, यहां पर प्राइस नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर आपके लेबर चार्जेस होते हैं, लेबर फीस होती है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास में गोल्ड का बिस्किट है, सॉलिड गोल्ड है, मैं एक ज्वेलर शॉप पे गया, मैंने उससे बोला कि ये बिस्किट है मेरे पास में, इसकी आप ज्वेलरी बनवा दो, इसकी आप चेन बना दो, रिंग बना दो। उसने कहा ठीक है बना देंगे। तो अभी गोल्ड की ओनरशिप किसकी है? मेरी है। वो क्या करेगा? वो बस अपनी लेबर स्किल्स को यूज करेगा, लेबर स्किल को यूज करने के बाद में उसको मॉडिफाई करेगा, उससे चेन बनाएगा, उससे रिंग बनाएगा और वो मेरे को दे देगा। और वो बदले में क्या कीमत लेगा उसकी? नहीं, वो क्या लेगा? वो केवल और केवल मेकिंग चार्जेस लेगा, यानी कि लेबर चार्जेस लेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ना, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है प्राइस को लेकर के। यहां पर ओनरशिप पहले भी हमारी थी, अभी भी हमारी है, बस मॉडिफिकेशन के वो चार्जेस ले रहा है। देखो नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर, है ना? क्लियर है? सेल का मतलब तो आप सबको पता ही है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर अ प्राइस। नेक्स्ट देखो, प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 5। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बायर सेल। बायर सेलर को भी ऑफर दे सकता है, सेलर बायर को भी ऑफर दे सकता है, कैसा भी हो सकता है। प्राइस होना जरूरी है, फॉर अ प्राइस बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। जब सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसके बाद में वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा। मोड ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। तो देखो, द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ। देखो अगर कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम हमेशा मानेंगे कि डिलीवरी भी तुरंत होनी चाहिए और पेमेंट भी तुरंत होनी चाहिए। भाई उधार तो एक फैसिलिटी है ना, क्रेडिट तो एक फैसिलिटी है, वो मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई भी टर्म्स और कंडीशंस नहीं है, तो फिर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मान करके चलिएगा कि वो कैश सेल है, प्राइस तुरंत के तुरंत पे होना चाहिए और डिलीवरी भी तुरंत के तुरंत होनी चाहिए, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट ये भी प्रोवाइड करा सकता है कि जो डिलीवरी होगी
और जो पेमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट में होगी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हो सकता है कि डिलीवरी और पेमेंट दोनों आगे होंगी, दोनों को पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ओनरशिप। ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। पोजीशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप को देखना जरूरी है। बाकी डिलीवरी पेमेंट साथ में भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। मोड ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो तरीका क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने का? राइटिंग में भी हो सकता है, वर्ड्स ऑफ माउथ भी हो सकता है, पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ, ये भी हो सकता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। सब्जेक्ट मैटर, ये मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट मैटर क्या होंगे? सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होंगे। गुड्स कितने तरह के होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय गुड्स मौजूद हैं उसको बोला जाएगा एग्जिस्टिंग। फ्यूचर का मतलब जो गुड्स अभी मौजूद नहीं है, जो गुड्स अभी मौजूद नहीं है वो फ्यूचर में आएंगे, उसको बोला जाएगा फ्यूचर गुड्स। और कॉन्टीजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स का ही पार्ट होते हैं, है ना। whereby a contract of sale the seller purports to the effect the present sale or future goods, the contract operate as an agreement to sell the goods। फ्यूचर गुड्स के केस में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्यों? क्योंकि जब गुड्स है ही नहीं तो उसकी ओनरशिप कहां से ट्रांसफर होगी? ओनरशिप तो तभी ट्रांसफर होगी ना जब गुड्स एग्जिस्टेंस में आ जाए, तो इस वजह से इसमें हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है। अब देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू पेरिशिंग गुड्स, अगर गुड्स में कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? तो देखो एक चीज हमेशा इसमें याद रखना, ओनरशिप और रिस्क ये दोनों एक साथ चलते हैं। ओनरशिप और रिस्क ये दोनों एक साथ चलते हैं। जो ओनर होगा रिस्क हमेशा उसी का होगा, लॉस हमेशा वही बेयर करेगा। अगर सपोज करिए कि मेरे पास में गुड्स हैं, मैंने आपको उन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करा, पोजीशन में अभी भी मेरे पास ही है, पोजीशन मेरे पास में, ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई, गुड्स डैमेज हो गए किसी वजह से, तो वहां पर नुकसान किसका होगा? आपका, ना कि मेरा। मेरे पास तो केवल पोजीशन, लेकिन ओनरशिप किसकी थी? ओनरशिप आपकी थी। यहां पर मेरा और आपका जो रिलेशन है ना वो कैसे हो गया? बेलर और बेली की तरह से हो। तो अगर मैंने प्रॉपर केयर करके रखे तो कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कुछ भी हो गया जिसकी वजह से गुड्स खराब हो गए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। मैं तो केवल बेली था। तो रिस्क हमेशा ओनर का होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए अगर कहीं पर स्पेसिफिक गुड्स है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है, तो नो नॉलेज टू द सेलर, अगर सेलर को नहीं पता है जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है कि गुड्स पेरिश हो चुके हैं या गुड्स डैमेज हो चुके हैं, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहे, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, स्पेसिफिक गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स आपको पता है, स्पेसिफिक गुड्स हैं, और सेलर को यह बात बिल्कुल नहीं पता है कि गुड्स पेरिश हो चुके हैं या गुड्स में कोई भी नुकसान पहुंचा है, तो उस सिचुएशन में फिर सेलर की तो कोई गलती है नहीं, तो फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है और स्पेसिफिक गुड्स के केस में, ठीक, तो वहां पर अगर सेलर और बायर की गलती नहीं है, अगर सेलर और बायर की गलती नहीं है, तो ओनरशिप अभी किसकी है? ओनरशिप तो सेलर की है। नुकसान किसका होगा? सेलर का होगा। बिफोर द रिस्क passes to the buyer and subsequently the goods perish or become or damage, agreement can be avoided or becomes void। वहां पर भी एग्रीमेंट void होगा, लेकिन यहां पर नुकसान किसका होगा? यहां पर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो रिस्क होगा यहां पर सेलर का। फ्यूचर गुड्स, if the future goods are specified if the future goods are specific and the destruction of such goods amount to supervening impossibility, contract becomes void। अगर फ्यूचर गुड्स हैं तो फ्यूचर गुड्स में तो भाई कुछ भी हो सकता है, किसी की गलती नहीं होगी। फ्यूचर गुड्स जब एग्जिस्टेंस में आए तब उसमें कोई नुकसान हो गया, उसमें मान लीजिए किसी फसल के लिए या किसी चीज के लिए एग्रीमेंट हुआ,
वो अभी तो मौजूद नहीं है, जब फ्यूचर में आई तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ खराबी थी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्या आगे देखो, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन 9, ये इंपॉर्टेंट है इस वाली यूनिट में, ठीक है, कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो गुड्स का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड होगा, यानी कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो उसी समय डिसाइड करेंगे कि गुड्स का प्राइस क्या है। अगर उस समय डिसाइड नहीं हुआ तो फिर अग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट में तरीका लिखा होगा कि किस तरीके से प्राइस को डिसाइड किया जाएगा, या फिर डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, या तो पार्टीज के बीच में अक्सर डीलिंग होती रहती है, तो उनके बीच में जो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, उनको देख करके ये डिसाइड किया जाएगा कि गुड्स का प्राइस क्या होगा। तो जहां पर प्राइस डिटरमाइन नहीं है, जहां पर प्राइस डिटरमाइन नहीं है, वहां पर क्या होगा, वहां पर बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि दो पार्टीज हैं और दोनों पार्टीज प्राइस फिक्स करना भूल गई और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जब प्राइस फिक्स हुआ नहीं तो सेलर ने बायर से बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्राइस तो फिक्स किया नहीं और प्राइस तो एसेंशियल कंडीशन है। तो यहां पर अगर प्राइस फिक्स नहीं है दो पार्टीज के बीच में, तो केवल इस वजह से कि प्राइस फिक्स नहीं है, केवल इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। यहां पर बायर सेलर को रीजनेबल प्राइस पे करेगा, ठीक है। दूसरा, ये जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, देख लेते हैं आगे है तो नहीं। हाँ दिया हुआ है। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ना, अग्री टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब है जैसे अगर दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि प्राइस जो है वो थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी। जैसे सपोज करो कि मैंने मिस्टर बी को बोला कि भाई तुम मेरी कार खरीदोगे। मिस्टर बी ने बोला कि ठीक है कार तो खरीद लेंगे, लेकिन कार का जो प्राइस है ना, वो एक कार मैकेनिक है, वो वैल्यूअर भी है, उससे कार की वैल्यू निकलवाएंगे और वो डिसाइड करेगा, वो जो भी कीमत डिसाइड करेगा वो कीमत फाइनलाइज कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, डन है, वैल्यूअर से वैल्यू निकलवा लो। अब हम दोनों के बीच में डिसाइड हो गया कि जो थर्ड पार्टी है, जो वैल्यूअर है, वो प्राइस डिसाइड करेगी। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन से। सबसे पहले तो जब हम लोग वैल्यूअर के पास में गए, उसने प्राइस निकालने से मना कर दिया, उसने मना कर दिया, मैं कोई प्राइस नहीं निकाल रहा। तो भाई जब थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने से मना कर देगी तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब वैल्यूअर वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बायर या सेलर, इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन वैल्यूअर को अपना काम नहीं करने दे रहा है। तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर आपको जो भी पार्टी वैल्यूअर को वैल्यू नहीं निकालने दे रही है, वो सामने वाली पार्टी को कॉम्पनसेट करेगी, बिल्कुल कॉम्पनसेट करेगी। क्यों, क्योंकि आप वैल्यूअर को वैल्यू क्यों नहीं निकालने दे रहे हो। तीसरा, अगर सपोज करो कि गुड्स की डिलीवरी हो गई है, पोजीशन ट्रांसफर हो गया है बायर को, लेकिन अभी तक प्राइस फिक्स नहीं हुआ, प्राइस वैल्यूअर को निकालना था और वैल्यूअर ने निकालने से मना कर दिया। गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो गया लेकिन वैल्यूअर प्राइस नहीं निकाल रहा है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर बायर सेलर को रीजनेबल प्राइस पे करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है और वैल्यूअर प्राइस नहीं निकालता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वहां पर बायर को, सेलर को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, देखो, where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of third party, and such third party cannot or does not make such valuation if the goods are of any part or they have any delivered to the and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price therefore। तो वहां पर क्या होगा, अगर डिलीवरी हो चुकी है या पार्ट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है तो बायर रीजनेबल प्राइस देगा, अदरवाइज द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, या तो फिर वहां पर वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो। अब देखो, वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन, सेम वही चीज है जो मैंने बताई कि अगर कोई पार्टी रोक रही है
तो फिर वहां पर क्या होगा, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट। जो पार्टी वैल्यूअर को वैल्यू नहीं निकालने दे रही है उसके ऊपर कॉम्पनसेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, P is having 2 bikes. He agrees to sell both of the bikes to S at a price to be fixed by the Q. He gives delivery of one bike immediately. अब उसने 2 बाइक के लिए बोला, 2 बाइक को बेचने के लिए बोला, ठीक है, जिसका प्राइस Q फिक्स करेगा। अब वहां पर एक बाइक की डिलीवरी इमीडिएटली हो गई और Q ने प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया। As such, P ask S to return the bike already delivered. तो यहां पर अब कह रहा है P कि भाई मेरी बाइक मेरे को वापस करो, है ना, while S claims for the delivery of the second bike too. और यहां पर S क्या कह रहा है, S कह रहा है कि भाई मैं बाइक वापस नहीं करूंगा, उल्टा तुम दूसरी बाइक की डिलीवरी मुझको ट्रांसफर करो, है ना। In the given instance, buyer S shall pay reasonable price to P for the bike already taken. As regard the second bike, the contract can be avoided. तो सेकंड बाइक के केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन जिस बाइक की डिलीवरी हो चुकी है ट्रांसफर, वहां पर रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर यूनिट 1 आपकी कंप्लीट होती है ना। सोगा में टोटल मिलाकर के 4 यूनिट है, ठीक है। तो पहली यूनिट हम लोगों की कंप्लीट हुई। पहली यूनिट छोटी सी थी, आसान थी। इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, सेल का मतलब पता होना चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब पता होना चाहिए, डिलीवरी कितने तरीके की होती है वो पता होना चाहिए, गुड्स कितने तरह के होते हैं वो पता होने चाहिए, है ना। साथ में हायर परचेज इंपॉर्टेंट है, हायर परचेज के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा, ये जो वैल्यूएशन वाला हम लोगों ने पढ़ा, प्राइस फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी। इतने टॉपिक अगर आपके हैं क्लियर इस वाली यूनिट में, तो फिर ये वाली यूनिट आपकी अच्छे से तैयार है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट हुई। तो इस यूनिट के मॉड्यूल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपने देखने, उनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बताना, उसको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।